आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 1991 में एक समय ऐसा आया था कि भारत के पास बस 3 हफ्ते का पैसा बचा था। उस समय पे भारत ने कैसे खुद को निकाला, खुद को उस गरीबी से कैसे बाहर निकाला, तो आज उन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि 1991 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से हम लोग भारत पूरा परेशानी में आ चुका था। भारत के पास बस 3 हफ्ते का पैसा बचा था और उस समय पे मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ा कार्य किया था, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि अच्छा, मनमोहन सिंह ने हमें उतने बड़े, बोलते हैं कि इतनी बड़ी गरीबी से भारत को जाने से बचाया। तो मनमोहन सिंह को इसी के बारे में, इसी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। हालांकि उनका ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट काम था उनके सभी कामों में से। और 1991 में जिस तरीके से उन्होंने हमें गरीबी से निकाला, वो एकदम मतलब बोलते हैं वंडरफुल काम था उनका। तो हम लोग समझते हैं कि भारत 1991 में यानी 1991 में भारत ने ऐसा क्या किया था कि भाई भारत को एकदम गरीबी देखनी पड़ी थी, है ना, वो समझते हैं। तो 1991 में यानी कि 1991 में भारत ने ऐसा क्या किया, रीज़न देखते हैं, इसकी वजह देखते हैं भारत को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। ठीक है, तो जो पहली वजह है ना, भारत किसी भी सामान को एक्सपोर्ट नहीं करता था, बस हमेशा इंपोर्ट करता था। क्या करता था? इंपोर्ट करता था। तो देखिए, भारत सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, सारे सामान को इंपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई देश अपने कंट्री में कोई सामान दूसरे देश से खरीद के लाता है, उसे हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट मतलब जब कोई देश अपने कंट्री से अपना सामान बेचता है दूसरी कंट्री को, उसे हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो भारत सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट कर रहा था। यानी कि इतना समझ के चलो कि अगर बोलते हैं कि अगर 2 लाख का सामान खरीद रहे हैं, भारत 5 लाख का सामान खरीद रहा है और भारत के पास कुछ पैसा बच नहीं रहा है, इतना भारत खर्चा कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी वगैरह हुई थी, तो बहुत सारे उस समय पे ना थोड़ा सी तंगी थी भारत में ब्रिटिशर्स लोग आ चुके थे। तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से कुछ भी हालत सही नहीं थी, हालात कुछ भी सही नहीं थे। मतलब भारत में एकदम बिजनेस की तबाही हो चुकी थी, कुछ इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। तो भारत सरकार क्या चाहती थी कि हम लोग अपने भारत की इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था को क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए भारत की इकोनॉमी को ना उस समय पे क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से भारत सरकार ने बंद कर दी थी कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएंगी। अब देखिए, विदेशी कंपनी भारत में आ नहीं रही थी। अब भारत बस और इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है। अब देखिए, लोग कोई सामान खरीद नहीं रहे थे भारत से। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर कोई भी देश है, अगर कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंद कर देता है कि विदेशी कंपनी नहीं आएगी। अब मान लो विदेशी कंपनी नहीं आएगी भारत में, तो जैसे मान लो ये हमारा भारत है, अब मान लो विदेशी कंपनी को हम लोग ने आने से मना कर दिया है। अब बताओ, भारत में मान लो आपको बैग खरीदना है, ठीक है, आपको एकदम अच्छे क्वालिटी का बैग खरीदना है, क्योंकि विदेशी कंपनी है नहीं कोई, तो भारत में जो कंपनी है वही लोग बैग बना रही है। अब हालांकि भारत की कंपनियों को ही सिर्फ ये अवसर था कि वो बैग बना सकते, विदेशी कंपनी बैग नहीं बेच सकती है, ना इधर ला सकती है। तो भारत के लोग, भारत की कंपनी बैग बना रही है और हम लोग जो बैग खरीद रहे हैं एकदम घटिया क्वालिटी का खरीद रहे हैं। क्योंकि भारत के जितने बिजनेसमैन हैं वो लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, भारत के बिजनेसमैन अच्छा सामान तब बनाएंगे ना भाई जब कंपटीशन आएगा। और कंपटीशन के लिए तो विदेश को बंद कर दिया था इन्होंने, विदेशी कंपनियों को बंद कर दिया था। अब जब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी नहीं तो कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो इंसान क्वालिटी पे काम करता है ना, क्वालिटी पे, एकदम अच्छी क्वालिटी हो, एकदम दाम कम हो, ये सब ट्राई करता है कि नहीं करता है। जब 2 बच्चे एग्जाम लिखते हैं तो 2 बच्चे में कंपटीशन होता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लिखना है, एकदम अच्छे से अच्छा लिखना है, टीचर को एकदम लुभा देना है अपने आंसर से। वैसे ही अगर कंपटीशन होता तो ये लोग भी अच्छा अच्छा बैग बनाते, अच्छा अच्छा सामान बनाते। क्योंकि कंपटीशन था नहीं तो भारत के लोग अच्छा अच्छा सामान बना नहीं रहे थे, जिसकी वजह से एकदम घटिया क्वालिटी का सामान बन रहा था और लोगों की मजबूरी थी खरीद रहे थे। अब विदेशी लोग क्या कर रहे थे, भारत से कोई सामान खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये लोग एकदम घटिया क्वालिटी का सामान बना रहे थे। तो मेन रीज़न ये भी था कि भारत में कंपटीशन ना होने की वजह से घटिया क्वालिटी का सामान बन रहा था, तो कोई सामान इंसान, कोई भी विदेशी कंट्री सामान खरीद ही नहीं रहा था, बस भारत ही पागलों से सामान सारा खरीद रहा है। ठीक है, ये पहला रीज़न था। अब दूसरा रीज़न, भारत बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। क्या कर रहा था? भारत का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे मैंने बताया कि 4 लाख का अगर कुछ सामान खरीदना है तो भारत खरीद रहा है 5 लाख का, 6 लाख का। बैंक में पैसे नहीं पड़ रहे, बस भारत अंधाधुंध खर्चा कर रहा है। भारत का ना एक, भारत सरकार का एक मेन रीज़न था कि खर्चा करने का एक रीज़न था कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें आगे आने को मिले। ठीक है, और जितने गरीब लोग हैं उनको हम लोग जितना हो सके फ्री में चीज़ें उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना तहलका मचाया हुआ था उस समय पे, मतलब आज़ादी के पहले, तो उससे लोग उभर नहीं पाए थे, गरीब लोग उभर नहीं पाए थे। तो उसके लिए सरकार मदद कर रही थी, फ्री में जितना हो सके हम लोग हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएं। तो इसके चक्कर में भारत ज़्यादा खर्च कर रहा था और सेविंग बिल्कुल हो नहीं रही थी। तो ये दूसरा था कि खर्चा भारत इतना अंधाधुंध कर रही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा रीज़न क्या था,
भारत ने अपना सामान का प्राइस हाई कर दिया। अब देखिए भारत ने ना 1991 के आते आते सामान का प्राइस एकदम हर जगह पे हाई हो गया। रीज़न क्या था उसका, देखिए उस समय पे आपने सुना होगा गल्फ़ कंट्री जो सऊदी है, जो अभी दुबई वगैरह है, वो सब कंट्री क्या है, गल्फ़ कंट्री है। तो उधर क्या हो चुका था, सब लोग आपस में लड़ाई वड़ाई चल रही थी, ठीक है, उस कंट्रीज में उस समय पे लड़ाई वगैरह चल रही थी। अब क्योंकि गल्फ़ कंट्री से ही भारत आधा से ज़्यादा पेट्रोलियम गल्फ़ कंट्री से ही खरीदता था। अब जब उधर लड़ाई चल रही है तो भैया पेट्रोल हमें सस्ता थोड़ा ना मिलेगा, पेट्रोल का दाम एकदम महंगा हो गया, और लड़ाई चल रही थी इसकी वजह से और भी सामानों का दाम महंगा हो गया। तो जाके भैया 1991 में धमाधम एकदम महंगाई एकदम बढ़ गई थी। तो प्राइस हर एक सामान का एकदम हाई हो गया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेविंग थी नहीं। तो भैया सामान, अगर हमारे पास सेविंग रहेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग सामान खरीद सकते हैं ना। सेविंग ही नहीं थी तो कहाँ से सामान खरीदेंगे। और एक और रीज़न था उस समय पे कि जो यूएसएसआर था, जो रशिया वगैरह था, वो सब क्या हो गया, वो अलग अलग कंट्रीज, वो जो यूएसएसआर था, जो रशिया थे, अलग अलग कंट्रीज से सारे मिले थे, वो सब क्या हो गए, टूट गए आपस में। वो लोग का आपस में, वो लोग के बीच में मनमुटाव होकर वो लोग टूट गए आपस में, मतलब अलग अलग हो गए। तो इसकी वजह से और भी हम लोग का रिलेशन भी रशिया से था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, तो ये सब की वजह से प्राइस पूरा हाई हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि भारत सरकार ने बस बोला कि बस पब्लिक कंपनी ही चलेगी। कौन सी पब्लिक कंपनी चलेगी, प्राइवेट कंपनी को भारत सरकार ने एकदम मना कर दिया, ठीक है। भारत सरकार ने बोला कि अगर प्राइवेट कंपनी रहेगी तो वो अपना फायदा देख के सामान बनाएगी, प्राइस एकदम हाई करेगी, और हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो हम गरीबों को एकदम कम से कम दाम में हर एक चीज़ उपलब्ध कराना चाहते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी भारत में खुलेगी तो ये लोग सारा अपना दाम बढ़ा देंगे, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी को भारत सरकार ने एकदम मना कर दिया। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, सारी कंपनी गवर्नमेंट की खुली थी। तो प्राइवेट कंपनी, जैसे कि उस समय पे ना कुछ ही प्राइवेट कंपनी थी, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, जैसे कि आप ले लो अडानी की कंपनी ले लो, आप ये टाटा वगैरह की कंपनी ले लो, यही सब कंपनी थी, बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी प्राइवेट में, ठीक है। अब जो पांचवा रीज़न है कि भारत ने एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी करके रख दी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि समझो आप, कि मैंने आपको पहले बता दिया, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जब भी विदेशी कंपनियों को भारत सरकार ने बोला कि विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएगी, बस हमारे देश के लोग ही अपना व्यापार वगैरह करेंगे, हम ही लोग व्यापार करेंगे, विदेशी कंपनी हमारे भारत में नहीं आएंगी। तो इसके लिए, क्योंकि सरकार डर चुकी थी भैया, 1947 जो अंग्रेज आए थे, इतना सारा तहलका मचा था, तो भारत सरकार डर चुकी थी पूरी तरीके से, इसलिए भारत सरकार ने बंद कर दिया, भैया विदेश कंपनी आएगी ही नहीं। तो पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी हो गई, आप कोई ना कंट्री आ रहा है ना कोई कंट्री जा रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है, कुछ फायदा नहीं, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न था। अब छठवां रीज़न क्या है कि उस समय पर भारत सरकार क्या चला रही थी, लाइसेंस राज। क्या चल रहा था, लाइसेंस राज चल रहा था। अब लाइसेंस राज में क्या था, भारत सरकार, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी भारत में खुलना चाहती है, तो मान लो अगर भारत में उस समय पे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल है, और मान लो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल है, और भारत में बहुत कम मात्रा में बहुत कम मात्रा में दाल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल है, तो भारत सरकार उस कंपनी को लाइसेंस देती थी जो कि दाल वगैरह बेचेगा, उस कंपनी को लाइसेंस नहीं देती कि जो कि चावल बेचेगा। तो भारत सरकार क्या काम करती थी कि भैया जो भारत की ज़रूरत रहेगी, भारत सरकार उस कंपनी को फटाक से लाइसेंस देगी। मान लो दाल की बहुत कमी है भारत में, तो भारत सरकार फटाक से उस दाल वाली कंपनी को लाइसेंस दे देगा। चावल बहुत ज़्यादा भारत में है, तो भारत सरकार चावल वाली कंपनी को लाइसेंस देगा ही नहीं, ठीक है, फिर देगा तो बहुत बाद में, मतलब रुला के। तो उस समय को लाइसेंस राज भी बोला गया था। तो जो उस समय पे जो कोको कोला की कंपनी थी, उन्होंने भी बोला भैया हम जा रहे हैं, ये सब लाइसेंस मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे काम धंधा करके। तो ये सारी कंपनियां भी क्या हो गई, भाग गई थी। जिसकी ज़रूरत है भारत सरकार बस उसको ही भारत सरकार को लग रहा है अच्छा हमें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति करनी है, तो एक काम करो, इस क्षेत्र में जितने भी बिजनेस वाले हैं उनको लाइसेंस दे दो। अच्छा इस क्षेत्र में हम लोग अच्छे हैं, तो एक काम करो, इस क्षेत्र वालों को लाइसेंस मत दो। अब हम सभी लोग लाइसेंस ले सकते हैं ना भारत में। 1991 में ऐसे मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी, ठीक है। तो ये थे रीजंस, ये थे कुछ वजह जिसकी वजह से भारत सरकार की एकदम आर्थिक तंगी हो चुकी थी। और ये सब इतना भारत को खर्चा पड़ा, इतना मतलब महंगा प्राइस हुआ, भारत इतना समस्या आ गई भारत में कि भारत के पास बस 3 हफ्ते का पैसा बचा था। कितना, बस 3 हफ्ते का। अगर भारत चाहे भी तो बस 3 हफ्ते का सामान ही विदेशी कंपनी से खरीद सकती थी, विदेश से खरीद सकती थी, बस 3 हफ्ते का। उस समय पे एकदम पूरा भारत में तहलका मचा हुआ था। तो उस समय पे क्या हुआ, 3 हफ्ते का पैसा जब बचा था, तो जो आरबीआई गवर्नर थे वो गए पैसा मांगने, कहाँ पे, आईएमएफ में गए पैसा मांगने। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड में गए पैसा मांगने। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ना बहुत अमीर कंट्री होती हैं, और ये क्या करता है, जिस भी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा उपलब्ध करवाता है। तो इधर ना बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी होती, बड़े बड़े देश बैठे होते हैं, तो बड़े बड़े देश क्या करते हैं, पैसा दिलाते हैं, लोन देते हैं इसमें बैठ के। ठीक है, तो IMF के पास जब हमारे पास 3 हफ्ते का पैसा बचा तो हम लोग पैसा मांगने गए, तो उस समय पे क्या हुआ था, उस समय पे ना भारत की सरकार मतलब एकदम डमाडोल चल रही थी। अब आपको मैं वो समझाती हूँ। उस समय पे चंद्रशेखर सिंह की सरकार थी। किसकी? चंद्रशेखर सिंह की सरकार थी। तो उनकी सरकार ना एकदम डगाडोल चल रही थी, और एक समय आया कि उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, उनकी सरकार गिर गई, तो फिर क्या हो गया, फिर से ये हो गया भैया फिर से इलेक्शन कराएंगे। तो जब इनकी सरकार गिरी तो भारत के जो RBI गवर्नर थे वो गए थे लोन मांगने IMF के पास। तो IMF ने बोला आप किस हक से लोन मांगने आ रहे हैं, आपके खुद के देश में तो कोई सरकार है नहीं, तो ऐसे कैसे आप लोन मांगने आ रहे हैं। तो भैया ये हो कि नहीं भैया फटाफट इलेक्शन कराओ, फटाफट किसी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, भारत की सरकार को वापस लेकर आओ। तो फटाफट ये बिना लोन लिए ये वापस चला है कि भाई इनका अलग ही नाटक चल रहा है, इनकी वजह से हमें लोन नहीं मिला। तो फिर बाद में क्या हुआ कि अच्छा चलो फटाफट भारत में इलेक्शन कराओ। तो उस समय पे राजीव गांधी भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। तो राजीव गांधी गए थे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे वो। तो तमिलनाडु में राजीव गांधी की क्या हो गई, उनको पता है ना, अब उनकी मृत्यु हो गई तमिलनाडु में इलेक्शन के समय पे। तो राजीव गांधी की मृत्यु हो गई उस समय पे। फिर उसके बाद कौन बने फाइनली PM, कौन बने, PV नरसिम्हा राव। कौन बने? PV नरसिम्हा राव बने कि भैया चलो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो PV नरसिम्हा राव बन गए। तो PV नरसिम्हा राव जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उसी दिन से उन्होंने फटाफट पहले किसको बुलाया, उन्होंने फटाक से बुलाया RBI के गवर्नर को। उन्होंने RBI के गवर्नर को बुलाया और बोला कि जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति के बारे में कि भारत के पास पैसा नहीं है, क्या ये सच में है। तो उन्होंने बोला इससे भी बदतर हालत है भारत की, जो आप पढ़ रहे हैं ना वो फिर भी ठीक ठाक बता रहे हैं, इससे भी बदतर हालत है भारत की। तो फटाक से PV नरसिम्हा राव ने किसको बुलाया, भारत के एक्स गवर्नर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह भी भारत के RBI के मनमोहन सिंह भी RBI के गवर्नर रह चुके थे। अगर मैंने कहीं भी भारत का गवर्नर बोला होगा तो यानी कि RBI गवर्नर। ठीक है, तो उस समय PV नरसिम्हा राव ने बुलाया मनमोहन सिंह को, जो कि पहले RBI के गवर्नर रह चुके थे। तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया। फिर उन्होंने बोला कि भैया ये स्थिति से हमें मनमोहन सिंह ही निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर, किसको, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया उन्होंने मनमोहन सिंह को। किसको? मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब बोला कि हमें इस भारी समस्या से हमें निकालिए। तो मनमोहन सिंह ने बोला ठीक है। तो फिर अब देखिए मनमोहन सिंह ने किस तरह से क्या क्या किया हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मनमोहन सिंह आए अपने अपने पावर में, तो उन्होंने फटाक से क्या किया, भारत का जो 47 टन सोना था मनमोहन सिंह ने उसे गिरवी पे रखा। कहाँ पे रखा? गिरवी पे दिया और बदले में पैसा लिया। ठीक है, तो वो गिरवी पे रखा तो उस भारत के पास कुछ पैसा आया। और फिर RBI के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर गए IMF के पास कि भैया अब हमारी सरकार बन चुकी है, अब हमें लोन दीजिए। तो यहाँ से इन्होंने $7 बिलियन का लोन लिया था। भारत ने $7 बिलियन का लोन लिया और बदले में IMF ने कहा कि हम आपको कुछ सुझाव देते हैं। जो बड़ी बड़ी कंट्री ने हमें लोन दिया था मिला के, उन्होंने कहा हम आपको कुछ सुझाव देते हैं कि जिससे आपकी जो ये दुर्दशा हुई है ना उससे आप बचे। तो कुछ सुझाव दिए उन्होंने। उस सुझाव का भारत में नाम रखा गया NEP। जो IMF की तरफ से कुछ सुझाव मिले थे उसका नाम रखा गया, भारत में उसका नाम रखा गया NEP की नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी। क्या? नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी। तो जो सुझाव हमें IMF ने दिए थे उसका नाम भारत में रखा गया NEP, नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी। कब आया था? 1991 में। ठीक है, 1991 में जुलाई के समय में समझ में आया? अब देखिए NEP के जरिए हमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे, कहाँ से, ये IMF की तरफ से। ठीक है, तो जो NEP में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में जो उन्होंने सुझाव दिया, देखो उन्होंने NEP का नाम नहीं दिया था, IMF की तरफ से सुझाव हमें दिया गया था और उस सुझाव को भारत में बोला गया NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, जो कि लागू किया गया था जुलाई 1991 में। ठीक है, NEP में 3 चीज़ें थी। पहला ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए
लिबरलाइजेशन, ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए लिबरलाइजेशन के जरिए क्या वो कहना चाहते थे कि लिबरलाइजेशन उन्होंने बोला पहले तो एक काम करो, अब लिबरलाइजेशन मतलब क्या, थोड़ा सा खुला छूट देना, किसी को क्या, खुला छूट देना। तो उन्होंने पहले तो बोला कि पहले तो आप एक काम करो, आपने अपनी इकोनॉमी को, जो क्लोज्ड इकोनॉमी का भूत चढ़ा हुआ है ना, पहले तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी को हटाओ पूरी तरीके से, अपने भारत की इकोनॉमी को छोड़ो, हल्का उसे ढील दो। आप लोग ने प्राइवेट कंपनी को नहीं आने दे रहे हो, लाइसेंस बना के रखा हुआ है, लाइसेंस राज कर दिया आप लोग ने, एकदम बोलते ना कि एकदम पूरे ना कोई सामान आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पहले ये सब छोड़ो, पहले सारे मार्केट को भारत में आने दो। तो पहले ने क्या बोला गया कि पहले तो प्राइवेट कंपनी को, भारत में जो अपने प्राइवेट कंपनी को मना किया है, पहले प्राइवेट कंपनी को आने दो, प्राइवेट कंपनी को खुला छोड़ दो। प्राइवेट कंपनी आएगी तो भारत में कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो भारत के सामान की क्वालिटी बढ़ेगी, अच्छी बनेगी, और क्वालिटी अच्छी बनेगी तो विदेश से लोग आपका सामान खरीदेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, ये करो पहले तुम लोग। तो ये किया भारत ने, और बोला कि अपने जो रुपी का, आपका जो रुपया है, रुपया, इसका वैल्यू कम करो। यानी कि देखो $1 मतलब 85 रुपीज़ होता है, तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं कि $1 मतलब 85 रुपीज़, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब है $1 अगर 85 रुपीज़ है, इसका मतलब भारत के पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है। सोचो अमेरिका का $1, भारत का 85 रुपीज़, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, सोचो ना। अगर अमेरिका का $1 और भारत का 20-25 रुपये रहता तो फिर भी सही रहता। अमेरिका का $1, भारत का 85 रुपीज़, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि भारत के पैसे की वैल्यू कम है। तो ये बोला गया पहले तो एक काम करो, अपने पैसे की वैल्यू और घटा दो, एकदम घटा दो, ठीक है, एकदम, जिससे बहुत सारी कंपनी हमारे भारत में आए, तुम बेचो, ये सब करो। भारत ने अपने पैसे की वैल्यू कम की, और बोला जो लाइसेंस, पहले बात तो लाइसेंस के लिए सबको तुम लोग परवानगी दो, सबको लाइसेंस दो, हर एक सेक्टर को लाइसेंस दो, पर जो गंदी चीज़ें, खतरनाक चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप लाइसेंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो तंबाकू का हुआ, ये शराब वगैरह का हुआ, तो उन सब कंपनियों पे तुम लोग आप लोग लाइसेंस कंट्रोल कर लो, पर बाकी कंपनियों को छूट दे दो कि लाइसेंस भैया आओ जाओ, जिसको लाइसेंस देना है वो सब लाइसेंस लेकर जाओ। और जो सामान का प्राइस है ना, प्राइस कम करो, कम करो तुम लोग, जितना हो सके प्राइस कंपनियों को बोलो कि प्राइस क्या करें, कम करें। और अपनी इकोनॉमी को खोलो, क्या करो, अपनी इकोनॉमी को पूरा तरीके से तुम लोग खोल दो, एकदम छूट दे दो। और अपनी जो हाथ है अपनी इकोनॉमी पर से उसे ढीला कर दो, एकदम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को एकदम खोल दो चारों तरफ से, और लोगों को आने दो, जिसको बिजनेस खोलना है, जो खोलना है वो खोलने दो। ठीक है, तो जो देखिए एक और पॉइंट है, जो प्राइस बोला कि प्राइस कम करो, तो भारत सरकार ने उस समय पे कंपनियों को क्या बोला था ना कि जो भी कंपनी भारत में है, प्राइवेट कंपनी, तुम लोग, हम जितना प्राइस बोलेंगे तुम उतना ही प्राइस रख सकते हो सामान का। तो ये IMF ने बोला पहली बात तो अपनी कंपनी का प्राइस आप लोग कंट्रोल मत करो, अपने देश के कंपनियों का प्राइस तुम लोग कंट्रोल मत करो, जिसको जो प्राइस रखना है वो प्राइस रखने दो उन्हें, समझ में आया। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या बोला गया कि सारी प्राइवेट कंपनियों को भारत में आने दो, प्राइवेट कंपनियों को भारत में आने दो, ठीक है, दो, और तुमसे जितना हो सके मतलब अपने कंट्री में बेग से एक कंपनी खोलने दो, लाइसेंस दो सबको, दुनिया भर का सारा प्राइवेटाइजेशन कर दो अपने भारत में, जिससे भारत को लोग जाने के अच्छा भारत में ये सामान है, ये लाना है, वो लाना है, फलाना ढिमकाना, तो तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे देश में ढेर सारे लोग आएंगे। तो IMF ने दूसरी चीज़ क्या बोली कि जो पब्लिक कंपनी यानी कि जैसे देखो फ्लाइट 1991 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की फ्लाइट चलती थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का सिम चलता था, उस समय में नहीं जियो एयरटेल चल रहा है, वो सब नहीं चलता था, उस समय में सिर्फ गवर्नमेंट का BSNL चलता था, सिर्फ गवर्नमेंट की ही फ्लाइट चलती थी। अब के ज़माने में देखो विस्तारा आ चुका है, अलग अलग प्राइवेट कंपनी आ चुकी है फ्लाइट में, उस समय पर नहीं थी। तो उस IMF ने बोला पहले काम करो, जितना पब्लिक कंपनी है 100% जो भी पब्लिक कंपनी है, एक काम करो तुम लोग उसे प्राइवेट कर दो, छूट दे दो कि अब से आप लोग भी प्राइवेट कंपनी वाले भी तुम लोग खोल सकते हो। तुम लोग को अगर फ्लाइट अपनी खुद की फ्लाइट निकालनी है तो निकाल सकते हो, खुद का सिम वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हो। तो देखो धड़ाधड़ जियो वगैरह निकला, जियो एयरटेल ये सब निकल गया ना 1991 के बाद ही ये सब आया है, समझ में आया। तो बोला कि अपनी कंपनियों को तुम लोग क्या करो, प्राइवेट करो, जितना हो सके प्राइवेट करो, ये नहीं कि हम ही लेके बैठेंगे, कैप्चर मत करके बैठो। और ये बोला गया कि जो भी तुम्हारी कंपनी है, मान लो तुम्हारी कोई 100% कंपनी है, तो उसमें से 50% वो कंपनी तुम 50% प्राइवेट कंपनी को दे दो, मतलब अपनी कंपनी का हिस्सा 50% प्राइवेट को दे दो। तो जैसे कि आप लोग अगर प्राइवेट कंपनी को हिस्सा दोगे तो प्राइवेट कंपनी सोचती है कि हमारी कंपनी में कभी भी घाटा ना हो, तो वो दिल से शिद्दत से काम करेगी और सोचेगी कि हज़ारों लाखों तक ये हमारा सामान है जो पहुँचे। इससे क्या होगा, आप लोग का मेन लक्ष्य क्या है, लाखों लोगों तक सामान पहुँचाना, तो वो प्राइवेट वाली कंपनी वाले लोग इसको क्या ध्यान रखेंगे, और हल्का सा प्राइस में ये ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, ठीक है।
समझ में आया? तो ये बोला गया कि जो आपकी 100% कंपनी है उसको 50% कम से कम प्राइवेट वालों को दे दो। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण खोल दोगे पूरे तरीके से अपने देश का, तो आपके देश में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे कि आपके देश का और क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, आप दूसरे कंट्री के बारे में अच्छा मतलब बोलते हैं ना कि सोचोगे, अच्छा काम करोगे, अब वो आपका साथ देंगे, आप उनका साथ दोगे। तो ग्लोबलाइजेशन से एक दूसरे कंट्री की दोस्ती भी अच्छे से बढ़ती है, तो टेक्नोलॉजी आएगी। और हालांकि ग्लोबलाइजेशन से हम आपकी कंट्री एक दूसरे की सभ्यता भी सीखेगी, हम दूसरे कंट्री वाले एक दूसरे की सभ्यता भी सीखेंगे, तो इससे क्या होगा, सबका फायदा होगा। हालांकि IMF में जो बड़ी बड़ी कंट्री थी जिन्होंने हमें ये सुझाव दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे कि हम लोग मिला के NEP बोलते हैं, तो उनका वो हमारे फायदे के लिए नहीं बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए भी बोल रहे थे कि भैया अगर इंडिया का मार्केट खुलेगा तो इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, तो अगर इंडिया का मार्केट खुलता है तो ढेर हम लोग सारी कंपनी कहाँ में चले जाएंगे, भारत में चले जाएंगे। तो वो अपना फायदा समझ के हमें सुझाव दे रहे थे। ठीक है, तो ये क्या होता है पूरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।